Hey guys, what is up people? This is Abhishek, मास्टर टीचर ऑफिस एट वेदांत। तो कैसे चल बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेर? क्या बताऊं, आज का सेशन इतना मजेदार होने वाला है और इतना ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है कि मजा आ जाएगा। टुडे वी आर गोना डू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड पार्ट। हमने कुछ दिन पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 कर दिया था, जहां पे हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल, सोलिनॉइड वाले सवाल, ये सारे हमने कर लिए थे। मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रॉपर्टी लाइन से सब कुछ। आज हम अपना फोकस करने वाले हैं डोमेस्टिक सर्किट्स, एसी एंड डीसी और सारे के सारे हैंड रूल्स के ऊपर। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्लॉक फेस रूल, इन सारे रूल्स को हम घोट कर पीने वाले हैं आज। इनसे रिलेटेड हर एक सवाल आज होगा जो आपके एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और डेफिनेटली यही सेम आ सकते हैं, ये या तो फिर सिमिलर टाइप ऑफ वैरायटी आएगी। इसके अलावा आपको कहीं से भी और कुछ भी नहीं आने वाला। 15 सवाल होने वाले हैं, 5 मार्क्स के 2 सवाल, 3 और 2 मार्क्स के 4 सवाल, और आपके सामने होंगे 5 सवाल 1 मार्क्स से, जो रैपिड फायर तरीके से आपको चैट में स्पैम करते बताना है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है क्लास 10 के, तो पूरी शिद्दत से करना। और क्योंकि ये स्प्रिंटेक्स है, तो भाई स्प्रिंटेक्स में हम चीजों को टाइम्ड मैनर में करते हैं। तो पहले जो आपको सवाल दिखेगी उसमें मैं टाइमर चला दूंगा कि भाई 5 मार्क्स के लिए हमें लेने होंगे कितना, एग्जामिनेशन में 5 से 8 मिनट लेते हैं हम, स्प्रिंट में 3 मिनट सिर्फ 4 मिनट लेते हैं, हम सिर्फ 3 लेंगे। लेकिन ठीक है, वैसे 2 मार्क्स के लिए आपको कुछ वक्त मिलेगा, 3 मार्क्स के लिए कुछ वक्त मिलेगा, 1 मार्क के लिए आपको कुछ वक्त मिलेगा। आपको उस टाइम के हिसाब से करना ताकि आपकी स्पीड बढ़े करने का एग्जामिनेशन में। तो आप टाइमर लेकर बैठो, एक स्टॉप वॉच लेकर बैठो और मेरे साथ करो पहले। तो पहले मैं सवाल सॉल्व करूंगा टाइमर के साथ, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके धीरे धीरे बताऊंगा आपको। चिंता मत करना, हर एक चीज का बैकग्राउंड जो भी थ्योरी है क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आज। ठीक है बेटा, तो शुरू करें फिर 15 सवाल। चलो शुरू करते हैं। और ऐसा कौन सा सेशन अभिषेक सर का, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बिना कोई मोटिवेशन के। तो आज का कोट बहुत प्यारा है, इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हू नेवर गिव्स अप, इट्स वेरी हार्ड टू बीट अ पर्सन। आपने देखा होगा हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज जो पहली पार्ट थी जहां पे डोरमामू आया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई साहब एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज को डोरमामू को हराने के लिए क्या करना पड़ा था? बस गिव अप नहीं करना था उन्हें। वो मारे गए हजारों बार, डोरमामू उन्हें मारता गया मारता गया मारता गया मारता गया, हजारों बार मारता गया उन्हें, बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लूप में चलाकर बार 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 कोशिश करते गए, और फिर इतने बड़े विलन और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहीं 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 गुना पावरफुल इंसान बोल रहा हूं मैं, पावरफुल विलन को यह सोचना पड़ा कि यार ये तो इंसान बहुत ढीठ है यार, ये गिव अप ही नहीं कर रहा, वापस आते जा रहा है। और फिर उस चंगुल से बाहर निकलने के लिए उनको बात माननी पड़ी जो डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे थे, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल जो मार्वल में दिखाया गया था। तो वैसे आज का भी यही मामला है यार, लोग आपको हराएंगे और आप हारोगे भी जिंदगी में, बहुत यूजुअल चीज है। वैसे आप लोगों को हराओगे, आप जीतोगे कई बार, लेकिन जो हार जीतो चलता रहेगा, बट दोबारा कोशिश करते रहने में ही एक असली जीत होती है। इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि प्री बोर्ड्स में कई बार हारोगे, शायद स्कूल के एग्जामिनेशन में कई बार हारोगे, लेकिन भाई बोर्ड्स में कोशिश करते रहने वालों की ही जीत होती है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमने सारे टॉपिक्स पिछले हफ्ते कर लिए, मतलब कुछ दिन पहले कर लिए हैं। आज हम एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, हैंड रूल्स, ये सब करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई, आ जाओ। मेरे ख्याल से हम 2 मार्क्स से शुरुआत करें। एग्जामिनेशन में आप 2 से 3 मिनट का वक्त दे सकते हो इसके लिए, लेकिन हम यहाँ पे स्प्रिंट में सिर्फ 1 मिनट का वक्त लेंगे। सवाल पढ़ा जाएगा, 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट होगा। तो मैं टाइमर खोल देता हूँ ऑलरेडी, है ना। आप लोग भी मेरे साथ टाइमर स्टार्ट कर लो और फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो टाइमर का ऐप मैंने खोल दिया, आप लोगों ने मोबाइल फोन पे स्टॉप वॉच खोल दिया, जो भी करना, मोबाइल फोन टाइमर भी होता है। अब 1 मिनट का टाइमर अभी सेट कर दो, हम सवाल पढ़ेंगे फिर टाइमर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिटेड हाई वोल्टेजेस एंड लो करंट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। 1 मिनट शुरू होता है अभी। व्हाई इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेजेस। यार देखो जर्नी क्या होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 1 मिनट में मेरे को, मैं समझाऊंगा नहीं अभी आपको, बस इतना बोलूंगा कि when the electric power is transmitted at high voltages and low current, the power loss, the energy loss during the transmission is very less,
which saves a lot of electrical energy and a lot of money of the government and the people. खत्म। तो बताने के लिए सिर्फ 15 सेकंड काफी है। इसका बैकग्राउंड क्या, बहुत सिंपल है, तो मैंने टाइमर ऑफ कर दिया, 15 सेकंड मैंने जवाब दे देता आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है। देखो जर्नी क्या होती है, ठीक है, पूरे करंट की जर्नी अगर आपको समझाना है तो इसको ध्यान से देखो। या देखो पहला पॉइंट होता है जहां पे पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना। पावर प्लांट आपका होता है थर्मल पावर प्लांट हो गया, ओशियन थर्मल पावर प्लांट हो गया, या तो फिर आपका हाइड्रो पावर प्लांट, आपका डैम हो गया। तो ऐसे बहुत बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जनरेट की जाती है। जनरेट करने के बाद फिर उसको हाई वोल्टेज पे पहले ट्रांसफर किया जाता है यहां पे एक ट्रांसफार्मर पे, और एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर सबस्टेशन होता है जहां पे वो सारा करंट हाई वोल्टेज में बना दिया जाता है, हाई वोल्टेज एट लो करंट में बना दिया जाता है। उसके बाद वो ट्रांसमिट होती है आपके लॉन्ग डिस्टेंस तक, जहां तक ले जाना आप ले जाओ इसे, ठीक है, जितना दूर आपको ले जाना आप ले जाओ। फिर बीच में कहीं ना कहीं हम एक ऐसे बड़े बड़े टावर्स रख देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे तरफ, आप जब रास्तों में जाते रहते हो तो एक सिंगल लाइन में बहुत सारे टावर्स होते हैं, चलते रहते हैं एक सिंगल लाइन में ना, ऐसे टावर बने हुए होते हैं रोड पे, ऐसे चलते जाते रहते हैं ना। तो ये टावर बस तारों को लेती जा रही है भाई, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक करंट को लेके जा रही है, कहीं ना कहीं लेके जा रही है, जिन जिनके घर तक ले जाना है, जबकि जहां पे ले जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास में एक ट्रांसफार्मर होगा, आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर होगा जो कभी कभी ऐसे फट जाता है, आवाज आती है ना, कभी कभी बारिश में चिंगारियां निकल रही होती कभी कभी, है ना। तो वो जो ट्रांसफार्मर है वो आपके घर के पास वाला ट्रांसफार्मर है ये। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जितनी वोल्टेज यहां पे इसने हाई कर दी थी, जितना पावर यहां पे बढ़ा दिया था इस ट्रांसफार्मर ने इनिशियली, वो यहां पे कम कर देता है, और फिर आपके घर तक कितने में 220-250 वोल्ट में पहुंच जाती है ना। तो पहुंचने से पहले आपके घर के आसपास भी खंबा होगा, फॉर श्योर। आपके घर के आसपास, अपार्टमेंट के आसपास, सोसाइटी के आसपास एक खंबा होगा जिस खंबे से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, ठीक है। तो ये है एंटायर प्रोसेस। तो आपको पता है आपका नजदीकी पावर प्लांट कहां पे है? नहीं पता ना, मेरे को भी नहीं पता, बहुत दूर से आता है। तो इतने दूर से अगर हम लो एनर्जी लो पावर में करंट को बेचेंगे तो समझ, तो कॉमन सेंस की बात है यार, जितनी ट्रैवल करते रहोगे उतने देर लॉस होते रहेगा एनर्जी का, है ना। आप चलते रहे तो आपकी एनर्जी भी लॉस होती है ना भाई, आप भी टायर्ड हो जाते हो। तो वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी लॉस होता रहेगा, तो आपके घर तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी 100 में से। तो हम क्या करते हैं, हम अब मान लो आपके पास ऑलरेडी 200% एनर्जी थी, तो आप चलोगे ज्यादा दूर जाओगे ना, तो ये 100% एनर्जी लॉस होगी, 100 अभी बचा हुआ है। तो वैसे अब यहां पे हाई वोल्टेज पे बेचते हैं, हाई पावर हाई एनर्जी के साथ बेचते हैं, ताकि जब तक आपके पास घर तक पहुंचे तब तक आपके पास एनर्जी रहे करंट की। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड हाई वोल्टेजेस एंड लो करंट टू डिस्टेंट प्लेसेस, बिकॉज जिस करंट का वोल्टेज हाई होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, तो ट्रांसमिशन के दौरान उसकी एनर्जी लॉस कम होती है। ठीक है बेटा, इस बात को समझ में आ गया पूरा डिटेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ये पूरा जवाब मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, और इसका जो प्रॉपर जो पीडीएफ है जो मैं लिखा हुआ है और जो यहां पे भी लिखा हुआ है, इसका जो पूरा पीडीएफ है सेशन का, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाइए, क्लिक करिए, ज्वाइन कर लीजिए। मोबाइल फोन पे खोलोगे तो बेटर, क्योंकि मोबाइल फोन में बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम में देखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन मोबाइल फोन से खोल लो, या तो बस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर, टेलीग्राम ऐप में जाकर वेदांतु क्लास 9th ऑफिशियल चैनल सर्च कर लेना, 15,000 बच्चे हैं वहां पे, जुड़ जाना वहां पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन 2014 सीबीएसई का सवाल है, क्या है, डिफाइन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, एक्सप्लेन व्हाई ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रिफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम शुरू होता है। डिफाइन ऑल्टरनेटिंग करंट, द करंट विथ चेंजेस विथ टाइम इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट, द करंट विच डज नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। Explain why alternating current is preferred over direct current for transmission, because alternating current can be upgraded to a higher voltage high energy current which is easier to transmit to long distances, because the energy losses, power losses will be less in that case, whereas direct current cannot be transferred like that. Full stop. कितना वक्त लगा? 30 सेकेंड। इतना ही लगता है, ठीक है। जब पता हो जवाब तो इतना ही लगता है। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है भाई एसी और डीसी। अब यहां पे आप डीसी को डायरेक्ट से देखिए, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। यहां पे आप देखोगे करंट जाते जा रहा है, कांस्टेंट करंट रिवॉल्व करते जा रही है, कोई इशू नहीं, मैं भी रिवॉल्व कर रहा हूं, आप भी करो,
एसी का अगर आप देखोगे, देखो इलेक्ट्रॉन जा रही है फिर उल्टा आ रही है, अच्छा फिर इधर जा रही है, अच्छा फिर इधर आ रही है। तब देख रहे हो क्या हो रहा है, डायरेक्ट करंट जो है आपका, ये करंट है, ये टाइम है, वक्त के साथ कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो वक्त के साथ बदलते जाता है, डायरेक्शन भी बदलता है, मैग्नीट्यूड भी बदलता है। ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेट करता है वक्त के साथ, इसलिए इसका नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब तो मैंने अभी आपको दे ही दिया। ऑल्टरनेटिंग करंट है, यहां पे जैसे मैं बताया था पिछले सवाल में कि भाई इतना लंबा जर्नी ट्रैवल करना होता है तो करंट का हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं। डायरेक्ट करंट को आप कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट करंट में वोल्टेज नीचे ऊपर कुछ नहीं कर सकते हो आप। ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसको आप लो करंट करके हाई वोल्टेज पे बेच सकते हो, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू बदलेगा ना, डायरेक्ट करंट थोड़ी बदलेगा, डायरेक्ट करंट तो कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम डीसी का इस्तेमाल करते नहीं है ट्रांसमिशन में, एसी का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो 2 सवाल हो गए, अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 का एक और सवाल। An electric oven of 1.5 kilowatt is operated in a domestic circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect in this case? 1 मिनट टाइमर शुरू कर दिया मैंने। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इज इक्वल टू V अपॉन P, सॉरी P अपॉन V। पावर मुझे मिला हुआ है 1500 वॉट, वोल्टेज मेरे को बिल दिया 220, 0 0 कट गया, 2 जाएगा यहाँ पे 75 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, 75 by 11, so 11 6 जा 66, बचा 9, so 11 8 जा 88, हाँ 88, और फिर बचा 2, so 11 1 जा 6.81 एम्पियर। और यहाँ पे मेरा करंट रेटिंग है 5 एम्पियर का, तो क्या होगा मेरे साथ भाई, मेरा जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा। 40 सेकेंड। अब मैंने क्या किया अचानक से, यहाँ पे समझाता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 1.5 किलोवाट, ठीक है बेटा, आपके पास पावर दिया हुआ है ओवन का 1500 वॉट्स। सबसे पहली गलती यहीं पे होगी कि भाई आपने वॉट को किलोवाट को, मतलब किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट ही नहीं किया, सबसे बड़ी गलती वहीं पे हो जाती है। इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक सर्किट ऑफ 220 वोल्ट, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। तो हम सबको लगे सर करंट भी तो दिया हुआ है 5 एम्पियर का, आपने यहां पे करंट निकाला क्यों है? नहीं, करंट दिया हुआ नहीं है आपको किसी ने भी नहीं बोला कि भाई करंट 5 एम्पियर है, नहीं, करंट रेटिंग 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है, करंट रेटिंग में आप रेटिंग वर्ड को काट निकालो, रेटिंग के बदले लिख डालो मैक्सिमम। क्या लिख डालो? मैक्सिमम। तो करंट रेटिंग का मतलब होता है कि भाई मैक्सिमम करंट उस सर्किट में 5 एम्पियर ही दौड़ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम करंट उस सर्किट में सिर्फ 5 एम्पियर ही दौड़ सकता है। तो अगर सिर्फ 5 एम्पियर ही दौड़ सकता है, अब पूछा जा रहा है व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस केस। बहुत सारे बच्चों ने तो एग्जामिनेशन लिख दिया सर आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी बैड रिजल्ट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी बैड रिजल्ट्स। तो क्या होगा, तो बेसिकली इस P और V के साथ आप I को निकालो, जो आपका पावर का फॉर्मूला है P इजिकल टू VI, वहां से आपको मिल जाएगा I इजिकल टू P अपॉन V। पावर आपका है बेटा 1500, वोल्टेज आपका है 220। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 6.81 के आसपास को जवाब आएगा, ठीक है। तो यहां पे दिख रहा है कि भाई 6.81 एम्पियर आपका ये ले रहा है, खींच रहा है ये माइक्रोवेव ओवन, और 5 एम्पियर का ये आपका सर्किट है। तो क्या होगा, since your current is greater than the current rating or maximum current, then that means the fuse will melt, है ना। फ्यूज जो आपके सिस्टम में है, करंट क्योंकि ओवरलोडिंग हो रही है, यहाँ पे करंट ज्यादा हो रहा है तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, आपके ओवन में करंट नहीं आएगी। ये बताना आपको। सो व्हाट रिजल्ट डू आई एक्सपेक्ट, दिस इज द रिजल्ट आई एक्सपेक्ट, वेरी बैड रिजल्ट्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब यही सेम चीज अगर आपको करंट रेटिंग के बदले पावर रेटिंग बोले, मैक्सिमम पावर, वोल्टेज रेटिंग बोले मैक्सिमम वोल्टेज, तो रेटिंग का मतलब होता है मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं। ठीक है बेटा, चलो आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कलर कोड फॉलोड फॉर लाइव न्यूट्रल अर्थ वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, व्हिच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज अर्थड एंड व्हाई। तो 1 मिनट मैंने टाइमर शुरू कर दिया है। लाइव वायर का चलो यहां पे लिख देते हैं, लाइव न्यूट्रल और आपका क्या होता है भाई, अर्थिंग। ओल्ड कलर कोडिंग, न्यू कलर कोडिंग, ठीक है। ओल्ड कलर कोडिंग आपका है रेड,
ब्लैक, ग्रीन। अब है आपका ब्लू, सॉरी अब है आपका ब्राउन, ब्लू और ग्रीन एंड येलो। ठीक है। विच पार्ट ऑफ एन electrical appliance is earthed and why? The metallic part of the electrical appliances is earthed because the current leaks to those metallic parts which has to be taken out to the ground. खत्म। कितना वक्त लगा? सेम 45 सेकेंड्स। हाँ जी, सवाल बहुत इजी है और बहुत कॉमन है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बता देता हूं कैसे। देखो ठीक है। अब बहुत सारी टीचर्स आपको शायद बोलेंगे कि एग्जामिनेशन में ना ओल्ड कलर कोड लिख दो, न्यू कलर कोड लिख दो, बट मेरे ख्याल से एनसीईआरटी मेरे ख्याल से अभी ओल्ड कलर कोड ही है, न्यू कलर कोड नहीं दिखाया जा रहा है। बट मैं चाहता बहुत सालों से बदल चुका है कि भाई आपको एग्जामिनेशन में न्यू कलर कोड भी लिखना होता है, ओल्ड कलर कोड भी लिखना होता है। ठीक है, तो क्लियर है। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता सीधा बोल देते हैं कि भाई ओल्ड कलर कोड ही लिख दो काफी है, न्यू कलर कोड लिख दो काफी है। मैं कहता हूं कि टू बी सेफ दोनों लिखो। ठीक है, आप सिंपल जैसे मैंने लिखा था ना, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, ओल्ड कलर कोडिंग। पुराने जमाने में भाई सिंपल सी बात है, आपकी लाइव वायर रेड कलर की होती थी क्योंकि उसमें करंट होता है, तो रेड कलर डेंजर है तो रेड कलर का होता था। आपका न्यूट्रल वायर ब्लैक, ब्लैक इज न्यूट्रल कलर, तो ब्लैक न्यूट्रल होता है। और अर्थ भाई ग्रीन कलर का होता था, सिंपल अर्थ वायर ग्रीन। अर्थ है ना भाई, जमीन हरी होती है, बस बात खत्म, नेचर ग्रीन होता है। तो ये सीन हो गया। लेकिन अब इस कलर कोडिंग को चेंज करके न्यू कलर कोडिंग में लोग आ चुके हैं, और न्यू कलर कोडिंग कहता है कि भाई मैं लाइव वायर मेरा ब्राउन कलर का होगा, मेरा ब्लू वायर मेरा न्यूट्रल होगा, और मेरा ग्रीन या येलो अर्थ वायर होगा। ठीक है, तो ये नई कलर कोडिंग हो चुकी है, इसको हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई साहब यहां पे शौक लगा, शौक लगा, काफी जोर का झटका लगा इन भाई साहब को। बट देखते हैं हुआ क्या यहाँ पे। अब देखो यार, विच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज अर्थड एंड व्हाई? कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कौन से पार्ट को आप ये करते हो, अर्थ करते हो। अब अर्थिंग होती क्या है, सिंपल से देखो यार, ये आपका टीवी है। अब टीवी के अंदर 2-3 वायर होते हैं, एक होता है आपका, सॉरी 2 वायर होते हैं, लाइव वायर होता है, फिर न्यूट्रल वायर होता है, तीसरा वायर तो अभी हम लगाएंगे ना। तो लाइव वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, मान लो अभी आपके घर में एक क्या कहता है, मतलब गुप्त रोग है आपके घर में। अभी वो गुप्त रोग क्या है? गुप्त रोग ये कि आपके घर में चूहे और कॉकरोचेस दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये चूहे और कॉकरोचेस क्या करते हैं, कभी कभी आपसे परेशान होकर ना वो जाकर टीवी के अंदर, क्या दिखता होता है ये इंसान हर दिन यही देखता रहता है, चलो खत्म कर देते हैं बोल के, एक चूहा अंदर घुस के टीवी के अंदर का जो लाइव वायर जो खा जाता है। मान लो अब लाइव वायर में करंट बहती है। ठीक है, अब मान लो वो लाइव वायर आपके टीवी के में ऐसे चिपक के बैठा हुआ है। ठीक है, लाइव वायर ऐसे टीवी में चिपक के बैठा हुआ है, तो क्या होगा भाई साहब, टीवी के ऊपर करंट दौड़ने लग जाएगी, और आप जाके टीवी ऐसे ऑन करोगे और शॉक लगेगा आपको, करंट से बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस टीवी में एक मेटल प्लेट लगाते हैं। आप कोई भी बड़े बड़े अप्लायंस देखो, सब में ये किया हुआ है, मैं फ्रिज के पीछे भी देखिएगा कोई मेटल प्लेट दिख जाएगा। ठीक है, एक मेटल का प्लेट लगाते हैं, उस मेटल की प्लेट में से वायर निकालते हैं जिसको हम अर्थ वायर कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं बताता हूं। उस वायर को निकालकर हम क्या करते हैं, आपके सर्किट में जोड़ देते हैं। ठीक है, आपके सर्किट में जोड़ देते हैं, और सर्किट क्या करता है, सर्किट फिर जमीन में जोड़ देता है, अर्थ में जोड़ देता है। अब क्योंकि ये सीधा वायर अर्थ में जोड़ा हुआ है, इसको हम अर्थ वायर कहेंगे, थोड़ी ना शाहरुख खान वायर बोलेंगे, ऋतिक रोशन वायर बोलेंगे, अर्थ वायर ही तो बोलेंगे ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थ वायर। अब इससे क्या हुआ सर, बहुत कुछ कर लिया आपने, इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, इस अर्थ वायर का रेजिस्टेंस जो है जीरो रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है इसकी रेजिस्टेंस, जीरो होती है। तो जो भी आपको यहां पे करंट, उस लाइव वायर के टच होने से जो भी करंट पैदा हुआ था ना, करंट जो आपके टीवी के ऊपर था, वो सारा का सारा करंट जो है जीरो रेजिस्टेंस वायर पे दौड़ने लग जाता है, और दौड़कर सीधा अर्थ के अंदर चल जाता है। अब टीवी में कोई करंट नहीं बचा, अब जाकर आप उसको ऑन करोगे तो शॉक नहीं लगेगा आपको, बच गए। तो अर्थिंग की वजह से लोगों की जान बचती है। तो भाई अर्थिंग क्यों होती है और कौन से पार्ट के लिए होती है, अब आपको समझ में आ चुका। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अरे 2 मार्क के सवाल खत्म हो गए, जोर से बोलो बल्ले बल्ले, तालियां हो जाए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, मेरे ख्याल से मेरे गला सूख रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि यार बैंगलोर में मौसम ही ऐसा है अभी। लो पानी खत्म भी हो गया, कोई बात नहीं, है ना। मजा है सबको अभी तक। तो जिन जिनको भाई चारों के चारों सवाल पता थे, सही मिले, कांग्रेचुलेशंस। जिनको नहीं पता था, आई होप हेल्प किया होगा ये वीडियो। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन राइट नाउ यार। लाइक बटन को ऐसे जाओ, दबाओ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, दबाओ।
बेल आइकन जो है वहां पे क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग सेशंस अभी आपको आने वाले हैं बहुत ज्यादा, और ऑलरेडी आ भी चुके हैं। तो जाओ उन सारी वीडियोस को देखो और मजे करो। ठीक है, शुरू करें फिर। हाँ जी भाई, 3 मार्क का सवाल है अभी। एग्जामिनेशन में आप 3 से 5 मिनट ले सकते हो, लेकिन स्प्रिंट है तो हम सिर्फ 2 मिनट लेंगे। कितना? सिर्फ 2 मिनट लेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन रीड करेंगे, 2 मिनट का टाइमर। तो अभी आप 2 मिनट का टाइमर जो सेट कर दो अपने क्लॉक पे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी। You are given the following current time graphs from 2 different sources. Now answer the following questions. Name the type of current in 2 cases. अरे तो 2 मिनट में अभी स्टार्ट कर देता हूं। हाँ जी भाई, name the type of current in 2 cases. This is of course a DC current because it is not changing with time. This is AC current. This is changing with time. AC current खत्म। Identify any one source for which type of these currents. Identify any one source. अच्छा, तो मतलब DC current का source क्या होता है? DC current का source आपका बैटरी होता है ना? बैटरी is a good source for DC. जो भी बैटरी सभी हो सकते हैं, सब में सेमी करंट होती है। कभी लगा कि वह बैटरी बोलेगा नहीं यार आज तुम ज्यादा करंट देता हूं, ज्यादा करंट दे देगा, नहीं ना भाई, बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट भी कांस्टेंट ही होती है। करेक्ट। एसी करंट में वोल्टेज बदल सकता है। कौन बदल सकता है भाई? जनरेटर। आपकी जो एसी जनरेटर होती है, जो जनरेट कर थर्मल पावर प्लांट्स में जो जनरेट होती है करंट, वो एसी ही बनती है। तो एसी जनरेटर वहां पे करंट प्रोड्यूस करता है, एसी। हो गया पहला और दूसरा। तीसरा, what is the frequency of current in case B in India? It is 50 hertz. 50 hertz is the frequency. अब वो क्या होता है बताता हूं कुछ देर में। Use above graphs to write 2 differences between the current in 2 cases. Direct current does not change with time. Alternating current changes with time. Direct current's direction remains constant. Alternating current's direction also changes with time. बात खत्म। 1 मिनट में सारे सवाल कर लिए। 1 मिनट में इतना लल्लू सवाल आता है एसी सर्किट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अभी सर ये 50 हर्ट्ज का है, क्योंकि ये सब तुम जानते ही, आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये तो भाई ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया था पहले 2 मार्क के सवालों में। ये तो नई चीज दिख रही है हमें। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? 9th ग्रेड मेरे ख्याल से आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कोविड की वजह से मेरे ख्याल से सिलेबस रिड्यूस था, आप लोगों के लिए साउंड चैप्टर नहीं था। ठीक है, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को 2023 के लिए देख रहे हैं, 2024 ये सारे बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक पढ़ाया जाया होगा 9th में, तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट, ऐसे समझ लो, चेंजेस पर टाइम, चेंजेस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल डेफिनेशन होता है वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो ऑसिलेशन क्या होती है भाई? इधर उधर जाना ना। वैसे चेंजेस पर यूनिट टाइम, इधर उधर जाना, चेंज होते रहना। तो सवाल आपसे पूछा कि करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है इंडिया में। मतलब कवि का तात्पर्य यह है कि आपका जो करंट है इंडिया में कितनी बार बदलता है पर सेकंड। क्या जवाब होगा उसका? उसका जवाब है हर सेकंड में 50 बार आपका करंट बदलता है। 50 बार ऐसे वेव्स निकलती है, 50 बार ठक 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 ठक। ये एक वेव है 50 बार, 50 वेव्स हर सेकंड में, 50 वेव हर सेकंड में। ठीक है, दैट इज 50 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी क्या इंडिया में? 50 हर्ट्ज की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको पिछले साल मेरे ख्याल से नहीं था बोर्ड एग्जामिनेशन में डोमेस्टिक सर्किट्स, ये सवाल नहीं आया था। वरना यूजुअली आपको 1 मार्क के सेक्शन ए में आपको ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट व्हिच वी गेट इन इंडिया? इट्स 50 हर्ट्ज। हम वोल्टेज जानते हैं 220 वोल्ट, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, बता दिया मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये भी मैं सीधा टाइमर स्टार्ट करके करूंगा भाई, करो मेरे साथ। स्टेट मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। बता दें, स्टेट करेंगे। PQ is a current carrying content in the plane of the paper as shown in the figure. Mention the direction of the magnetic fields produced by it at points A and B. At points A and B हो गया। A में into the page है, B में out of the page है, खत्म। Where will the strength of the magnetic field be larger? R1 greater than R2, R1 less than R2 है। अच्छा, R1 is less than R2, यानी कि R1 R2 के करीब है, R2 से ज्यादा करीब है। तो will the strength of magnetic field be larger? A पे। कितना वक्त लगा? 45 seconds। चलो देख लेते हैं। व्हाट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल? हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमारे जो मैक्सवेल जी थे, मैक्सवेल जी ने बहुत सिंपल तरीके से एक बात बताई। क्या? देखो, हर चीज पे करंट दौड़ती है, और जहां जहां पे करंट दौड़ती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैं बताता हूं।
मैं बताता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। लो मेरा राइट हैंड इस्तेमाल करो। मेरा राइट हैंड आपको यह कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है, अगर उस डायरेक्शन में अपना थंब आप रख दो राइट हैंड का, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ेंगी, द डायरेक्शन विच द फिंगर्स विल कर्ल, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका भाई देख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैंने थंब को ऊपर की तरफ रखा, ठीक है। अब अपनी उंगलियों को मोड़ो। उंगलियों को जब मोड़ते हो तो करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रही है तो ऐसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। और इसका मैंने शॉर्टकट ही बताया हुआ बच्चों को, आप याद रख सकते हो द वर्ड स्कैन। अगर आपका करंट साउथ की तरफ होगा तो ये क्लॉकवाइज करंट होगा। अगर आपका करंट नॉर्थ की तरफ होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज आया। तो स्कैन इज द शॉर्टकट व्हिच आई हैव गिवन ऑल ऑफ यू गाइस एज अ स्टूडेंट। अगर नहीं देखा हुआ आपने तो उमंग का देखना जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, देख लेना, चेकआउट कर लेना। फ्रॉम जीरो टू हीरो, बेसिक्स टू एडवांस, आप पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स घोट के पी सकते हो विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी अदर टॉपिक। मैंने आज तक 4.5 साल के करियर में जो मैंने यूट्यूब में सबसे बेस्ट वीडियोस बनाया ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैंने वहां पर डाला हुआ है, तो जाओ फोड़ो, ठीक है। हो गया, अब आगे देखते हैं भाई क्या है इसमें, ठीक है। तो ए में मतलब जब मैं ऐसे बना रहा हूं, उंगलियों को ऐसे मोड़ रहा हूं, तो ए में अंदर जा रही है और बी से बाहर आ रही है ना, देखो आप, ठीक है, यहां पे रखा हुआ है। अब देखो उंगलियां मुड़ रही है, तो ए में इनटू द पेज जा रही है और बी से आउट ऑफ द पेज आ रही है, उंगलियां बाहर आ रही है तो आउट ऑफ द पेज, ठीक है, खत्म, ओके। अब बताया जा रहा है कि आपका ये जो है पॉइंट ए यहां पर है और पॉइंट बी यहां पर है, ठीक है। अब इन दोनों में से किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स ये बात है, यहां पे ज्यादा होगी क्योंकि वो करीब है वायर के, ये वायर से दूर है, डिस्टेंस आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। पढ़ा हुआ है हमने पहले सेशन में, नहीं पढ़ा हुआ है, जाहिर सी बात है, ग्रेविटी जितना आप अर्थ से दूर जाओगे ग्रेविटी कम होती जाती है आप पे, वैसे मैग्नेटिक फील्ड जितना आप मैग्नेट से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमने भाई, 2012 का सवाल था, कितना पीछे गए हम ना, 10-15 साल हमने तो भाई पिछले सेशन मेरे ख्याल से मैंने 2004 का भी सवाल करवाया आपको, मजा आ जाता है। हाँ जी, सबसे कॉमन सवाल, व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग, व्हाट इज ओवरलोडिंग एंड हाउ कैन यू अवॉइड ओवरलोडिंग, ठीक है। पहले मैं आपको क्या कहते हैं ओवरलोडिंग, नहीं शॉर्ट सर्किट समझा देता हूं, यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ओवरलोडिंग अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, मैं टाइमर स्टार्ट करके पढ़ाता हूं आपको। ये होती है शॉर्ट सर्किटिंग। ये क्या होती है सर बताओ तो सही, क्या है ये? सिंपल है, देखो, ठीक है। लाल कलर की वायर कौन सी होती है भाई? लाल कलर की वायर लाइव वायर होती है, काली कलर की वायर न्यूट्रल वायर होती है पहले जमाने में, अब वो ब्राउन और ब्लू होगा, बट आपको समझ में आ गया। तो यहां पे हो क्या रहा है, आइडियली होना क्या चाहिए यहां पे, आइडियली आपका जो न्यूट्रल वायर है वो ऐसे कनेक्ट होना चाहिए बल्ब के साथ, तो करंट ऐसे निकल के जाएगी, बल्ब में घुसेगी, बल्ब से घुसते फिर यहां पे वापस बैटरी पे आएगी, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, चूहे के खा जाने की वजह से या तो कॉकरोचेस खा जाने की वजह से कॉन्टैक्ट में आ गया, सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वोल्टेज ऑफ लाइव वायर इज 220 वोल्ट, वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल वायर इज 0 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको लगता है करंट फिर बल्ब तक जाएगी? बैटरी या तो आपका सर्किट हो रहा है ना, वो पूरा का पूरा करंट न्यूट्रल वायर से आते हुए दोबारा बैटरी में आ जाएगा, तहस महस हो जाएगी चीजें। न्यूट्रल वायर में अचानक से इतनी करंट दौड़ने लग जाएगी, आपके सर्किट में इतनी करंट दौड़ने लग जाएगी, क्योंकि भाई इसका पोटेंशियल 0 है, 220 से सीधा, तो न्यूट्रल वायर में इतनी करंट दौड़ने लग जाएगी कि वहां पे क्या होगा, वहां पे हीट जनरेट होगा। तो सर हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, H = I²RT, जहां पे H आपका हीट एनर्जी है, I आपका करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। तो करंट के अचानक इतने ज्यादा बढ़ जाने से क्या होगा, आपका हीट भी अचानक बढ़ जाएगा सिस्टम का, और क्योंकि इतना हीट बढ़ गया है वो मेल्ट हो जाएगा, वायर आपके मेल्ट हो जाएंगे, टाइम एंड हो गया,
और आपका पूरा पूरा सर्किट जल जाएगा। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। सुना भी होगा आपने बहुत बार रियल लाइफ में। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है अब समझ में आ गया आपको। अच्छा, रियल वायर न्यूट्रल वायर पास पास आ गया। देखना आपको कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है शॉर्ट सर्किटिंग। कहां गया? अरे अच्छा, यही होता है शॉर्ट सर्किटिंग में, भूल गया। यही मैंने डायग्राम बनाया था आपके लिए कि जब न्यूट्रल वायर लाइव वायर से जुड़ जाते हैं। अब ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग भी शॉर्ट सर्किटिंग जैसा ही है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है सेम है। करंट अचानक से बढ़ जाता है, हीट एनर्जी की वजह से वो चीज मेल्ट हो जाती है फिर। लेकिन यहां पे जो करंट है वो चूहों की वजह से नहीं, वो कॉकरोच की वजह से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे प्राणियों की वजह से होता है जिनका नाम आपने कई बार सुना भी होगा और शायद आप होंगे भी, और उस प्राणी का नाम है इंसान। ठीक है, और वो इंसान क्या करता है? वो इंसान ऐसी हरकतें करता है। एक पॉइंट है, ऑडासिटी देख रहे हो? उन्होंने ऑलरेडी एक बड़ा एडाप्टर लगाया हुआ है। उस एडाप्टर में से उन्होंने एक प्लग निकाला, दूसरा प्लग निकाला, और तीसरे प्लग में उन्होंने इतना बड़ा एक्सटेंशन कॉर्ड लगाया। अब उस एक्सटेंशन कॉर्ड में से पहले उन्होंने दो 2 सॉकेट निकाले, फिर 3 पिन बड़े बड़े प्लग लगाए हुए, बड़े बड़े प्लग हैं, छोटे प्लग भी नहीं, बड़े बड़े प्लग लगाए हुए, किस पता नहीं किसके भी हैं वो। चौथे प्लग में से एक एक्सटेंशन कॉर्ड लगाया, जहां पे और 3 4 5 भाई बड़े बड़े प्लग लगाया उन्होंने। ऐसे हरकतें जब होती है, आपको क्या लगता है इस एक सिंगल प्लग में से कितनी करंट जा रही है? तो अचानक से इस सर्किट में करंट बढ़ेगा नहीं, और उस सर्किट में करंट बढ़ने से क्या होगा? हीट बढ़ेगी, मेल्ट होगा, आग लगेगा, फिर आप लगाना प्लग। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवरलोडिंग। हाउ कैन यू अवॉइड ओवरलोडिंग? ऐसे छिछोरागरी मत क्या करो, और भाई फ्यूज लगाया करो। फ्यूज लगा दोगे सिस्टम में तो खींचेगे भी आप, तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, सर्किट नहीं मेल्ट होगा। अब फ्यूज क्या होता है आएगा सवाल, डरो मत, फ्यूज तब मैं समझाऊंगा। ठीक है, ओके, हैंड रूल कर लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल यहाँ पे, एक तो हमने कर लिया, एक और कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हम 2 मिनट में हैंड रूल्स बहुत ईजी होते हैं। देखो कैसे। An electron enters a magnetic field at a right angle to it as shown in figure. The direction of the force acting on the electron will be. तो MCQ यहाँ पे बहुत सिंपल सवाल है, देखो यहाँ पे ध्यान से। अब देखो सबसे कॉमन गलती आप क्या करोगे? सर इलेक्ट्रॉन सर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सर। ठीक है, सो कॉमन गलतियां क्या क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोला जा रहा है, लेकिन राइट हैंड निकालोगे। ठीक है, हर कोई सवाल, क्योंकि राइट से लिखते रहते हो ना, तो राइट के मूड में रहते हो। एग्जामिनेशन में राइट से लिखते जा रहे हो, राइट के मूड में रहते हो। हाँ, क्या होता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड उठना चाहिए। लिख, जिनको कंफ्यूजन है लिख डालो, LR लिखो यहाँ पे, मात्र भी लिखो, पता नहीं क्या लिखोगे, बट गेट द आइडिया राइट। तो L लिखो यहाँ पे, जिनको कंफ्यूजन लेफ्ट और राइट में, ये लेफ्ट है। अब लेफ्ट में से लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आप अगर अपने 3 उंगलियों को बाहर निकालोगे ऐसे, ठीक है, अगर आप अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे बनाओगे कि वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी कि हर 2 उंगली एक दूसरे से 90 डिग्री पे, ये 90, ये 90 और ये 90, तो सबके सब 90 डिग्री में एक दूसरे से। अब आप बोलोगे सर अब ऐसे कर लो, ये भी तो 90 डिग्री है सर, देखो 90, नहीं, ये गलत है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको रखना ऐसे ही है। तो आप कैसे याद रख सकते हो? पहले आप अपना गन बनाओ, जेम्स बॉन्ड वाला, पहले गन बनाकर फिर आप इस मिडिल फिंगर को बाहर निकालो। ठीक है, बात समझो, पहले गन निकलेगा फिर मिडिल फिंगर बाहर आएगी। ठीक है, अब जब हो जाता है चीज तो क्या कहता है? देखो ध्यान पे, ध्यान से। ये आपका है थंब, ये आपका है इंडेक्स फिंगर, ये आपका है मिडिल फिंगर। थंब, अगर इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, और अगर मिडिल फिंगर आपको करंट का डायरेक्शन देता है, तो फिर आपका थंब आपको उसके ऊपर जो फोर्स है उसका डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो आप FMC जैसे याद रख सकते हो। FMC क्या कहती है भाई? FMC कहती है फादर और फोर्स, ठीक है, मदर और मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड और करंट। तो फादर, मदर, चाइल्ड जैसे आप याद रख सकते हो कि भाई फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक है, अब एक और बहुत बड़े मुद्दे की बात,
करंट यहां पे कन्वेंशनल करंट है। तो ये दूसरी कॉमन मिस्टेक है जो हम यूजुअली करते हैं। एक तो उंगलियां गलत उठा ली, एक तो आपका तीसरी मिस्टेक, एक तो उंगलियां गलत उठाई, एक तो हाथ गलत उठा लिया, और तीसरा ये यहां पे आपको ये समझना है कि आपको फॉलो करनी है। और इलेक्ट्रॉन का करंट जो है कन्वेंशनल करंट नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में नहीं जाओगे आप, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जाओगे, ठीक है। अब आप करो इसको, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में भाई साहब, तो मेरी इंडेक्स फिंगर उस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इंडेक्स फिंगर को उसी डायरेक्शन में रखते हुए मेरे हाथ को घुमाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरी इंडेक्स फिंगर अभी भी उस डायरेक्शन में है, करंट मेरा मिडिल फिंगर अभी ऊपर के डायरेक्शन में है, मेरा थंब कहां पे एक्ट कर रहा है, थंब मेरा स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, इनटू दी पेज। जवाब खत्म। और मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है कि भाई जब हैंड रूल्स के सवाल आते हैं ना, तो आप मम्मी पापा के सामने मत क्या करना, क्योंकि कैसा लगेगा उनको, अभी आप सवाल कर रहे हो, डायग्राम बनाया हुआ है और अब ऐसे उठा के ऐसे करते जा रहे हो, वो बोलेंगे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया क्या, पूछेंगे आपसे, तो ना क्या करो, ठीक है। गेट द आइडिया। हाँ जी, अरे 3 मार्क के सवाल खत्म हो गया, अरे क्या बात है, सबने फोड़ दिया। किन किन बच्चों को 3 मार्क के सवालों में एकदम मजा आया, वेजर ऑसम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5 मार्क के सवाल सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले यार लाइक तो बनता है, और जैसे वीडियो के नीचे आओगे ना एक शेयर का बटन दिखेगा, करके ग्रुप, एफबी ग्रुप, इन सारे ग्रुप में डाल देना, है ना। चलो, एग्जामिनेशन में आप 5 से 8 मिनट का वक्त ले सकते हो इस वीडियो के, इस क्वेश्चन के, लेकिन हम यहां पे दुबई स्प्रिंट चला तो सिर्फ 4 मिनट लेंगे, सिर्फ 4 मिनट। 4 के में से 3 मिनट लूंगा, 3 मिनट लूंगा मैं, और 3 मिनट टाइमर मैंने स्टार्ट भी कर लिया। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ड्रॉ स्कीमेटिक लेवल डायग्राम ऑफ अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड अ फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एन अर्थ वायर टू इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन मेटेलिक बॉडी, एक्सप्लेन। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, अर्थ वायर का केस। फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में समझाऊंगा आपको अभी। व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड, वो हो गया। ड्रॉ स्कीमेटिक लेवल डायग्राम ना, डायग्राम बना देते हैं, चलो डायग्राम बना देते हैं। देखो अब डायग्राम कैसे होता है। पहले हम सब के, मेरे साथ बनाओ अभी, एग्जाम में यही बनाना बस, और कुछ मत करना। हम सब के घर में लाइव वायर आती है, न्यूट्रल वायर जाती है, अर्थ वायर एडिशनल होता है, ठीक है। अब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर निकलती हैं फ्यूज बॉक्स में से, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आपने वैसे बुड़बकपंता कर दी, एक ही प्लग में बहुत सारी चीजें लगा दी, तो आपका चीजें बच जानी चाहिए ना आग लगने से। तो हम लाइव वायर में ही हमेशा फ्यूज को जोड़ते हैं। क्यों भाई? क्योंकि लाइव वायर में करंट होता है, न्यूट्रल वायर में जोड़े तो क्या बोले, न्यूट्रल में ऑलरेडी 0 पोटेंशियल पे, करंट है नहीं उसमें। करंट लाइव वायर से जाकर फिर न्यूट्रल वायर से आता है ना, तो आग लगने के बाद अगर फ्यूज हो रहा है तो क्या फायदा पड़ता है, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर ऐसे निकल गए, फ्यूज आपने लगा, ये डॉट का मतलब होता है फ्यूज लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं बिजली बिल, जो निकलती है ना वो यहां से निकलती है, तो मीटर है ना, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो सबके घर पे लगा होता है, जो बताता है कि भाई कितना यूनिट आपने करंट यूज कर लिया, तो मीटर वहां पे लगा हुआ है, KWH मीटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपने यहां पे जोड़ दिया, मीटर मान लो कि ऐसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद फिर करंट जाती है आपके घर के अंदर, ठीक है। अब घर के अंदर में, अब जैसे अपने मेन डोर के अंदर घुसते हो, ऊपर में एक बॉक्स होती है ना MCB की, काले ब्लू कलर के ऐसे नॉब्स होते हैं, नॉब को ऊपर करते हो नीचे करते हो, घर में करंट आती है, पता है ना आपको, पापा बोलते होंगे अरे गिर गया भाई जाओ उठाओ, क्या गिर गया पता नहीं, बस आप जाते हो उसको उठा देते हो, अरे करंट आ जाती है। MCB इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, या तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कह सकते हो उसको, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक नए एडवांस फ्यूजी है, समझ लो आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो बस 2-3 रेक्टेंगल बनाने हैं और कुछ नहीं बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ गया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी आप फ्यूज लगा सकते हो, आप नहीं भी लगा रहे हो तो भाई ये तो फ्यूज है ही एक तरीके का, MCB है, तो बिल्कुल चलता है। तो यहां से आप जितनी वायर निकालना है आप निकालो, जितनी आपको निकालनी है आप निकालो। आपने वायर निकाल दिए, बहुत सारे निकाल दिए अपने वायर, फ्यूज लगाकर निकाले, नहीं लगाकर निकाले, आपकी मर्जी, निकाल दिया। अब इसके बाद यहां से फिर आपके घर के सारे प्लग में जाता है करंट,
ठीक है, सारे प्लग में फिर करंट जाता है। पैरेलली जोड़ दिया हमने, क्योंकि आपको पता है कि घर के अंदर पैरेलल सर्किट होती है, एक्चुअली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन पैरेलल समझ लो, ठीक है। अब हमने बताया हो सकता है कि भाई चूहे ने खा लिया हो आपका डिवाइस का वायर, तो फिर अर्थिंग करनी जरूरी है। अब ये मैं अर्थ वायर यहां पे लगा देता हूं, यहां पे लगा देता हूं, यहां पे लगा देता हूं, तीनों प्लग्स में मैंने अर्थ वायर, जितने प्लग बनाऊंगा सब में अर्थ वायर डाल दूंगा, अर्थिंग होनी चाहिए। और तो और क्या भाई, मैं यहां पे जो मीटर है, मीटर से भी एक अर्थ वायर खींच लूंगा अगर मुझे चाहिए तो। ये है आपका डोमेस्टिक सर्किट। यही एग्जैक्ट चीज अगर आप बना दोगे एग्जामिनेशन में तो कोई भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन आपको चाहते हैं कि इससे भी सुंदर बनाना है सर, तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पे आप देख सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको भी आप बना सकते हो। मैंने एग्जैक्टली सेम ही बनाया हुआ, कोई कुछ अलग नहीं बनाया मैंने एडिशनल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये डायग्राम बहुत बार बनाओ, क्योंकि इस डायग्राम का हर एक पार्ट आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में होता है क्या कि इस डायग्राम को कभी कभी जंबल कर देते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है, कभी कभी उल्टा पुल्टा कर देते हैं, फिर आपको अरेंज करना होता है, वो एक सवाल आता है। दूसरा, कभी कभी इसको गलत बना देते हैं, वो जैसे लाइव वायर का फ्यूज मीटर में लगा देते हैं, मीटर फ्यूज से पहले रख देते हैं, ये सारी चीजें कर देते हैं, फिर आपको गलती निकालनी होती है, तो ये सवाल भी आता है। और कभी कभी सीधा डायग्राम बनाने के लिए आता है। ठीक है बेटा, चलो, आई होप यू गेट द आइडिया। अब आगे बढ़ते टू अंडरस्टैंड अ फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या करता है। देखो यहां पे ध्यान से, देखा क्या हुआ, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, दोबारा देखो क्या हो रहा है। देखो आग लगते हुए देख रहे हो, फ्यूज मेल्ट होते देख रहे हो, तो इसको फ्यूज कहते हैं। ये नया फ्यूज है, पहले तो थोड़े पुराने तरीके के होते थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट दे देता है जितना ये फ्यूज संभाल नहीं सकता है, और फ्यूज मेल्ट हो जाती है। आसपास कुछ नहीं हुआ है, फ्यूज के बाहर, फ्यूज के आसपास कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इस फ्यूज का काम हो ये कि मैं ना फ्यूज हिट कर दूंगा और फिर मेरे आसपास की चीजों को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे काम करता है आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज। जब भी आप ओवरलोडिंग की वजह से करंट ज्यादा खींचते हो, तो क्योंकि सर्किट में आपके फ्यूज लगी हुई है, फ्यूज पहले मेल्ट हो जाती है और आपका बाकी जो डिवाइसेस है और बाकी जो सर्किट है वो सेफ रहता है। फिर आपको बस इस कैप्सूल को बदलना पड़ता है। ऐसे भी आप देख सकते हो, देखो आप यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे एक फ्यूज वायर लगाया हुआ है, ठीक है, सर्किट कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये बंदा, ये रियोस्टैट है। रियोस्टैट आप समझ लो वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस बदल सकते हो। तो ये बंदा यहाँ पे खड़ा होकर रेजिस्टेंस को कम कर रहा है ताकि सर्किट में करंट बढ़े, और जैसे करंट बढ़ता है एक लिमिट के बाद क्या होता है, आप देखोगे भाई फ्यूज वायर आपका जो है यहाँ पे वो मेल्ट हो जाता है। ऐसे काम करता है आपका फ्यूज। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, 5 मार्क का एक बहुत बेहतरीन सवाल। आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ, वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हमने क्या, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल स्टेट करना है आपको, सबका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बताना है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। फोर्स की बात हो रही है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये दोनों आज हमने बहुत डिटेल में कर लिए हैं। ठीक है, तीसरा ये नहीं आएगा आपको इस साल क्योंकि ये आपके इंडक्शन है और इंडक्शन इस साल सिलेबस से रिड्यूस्ड है। करंट इन इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड वर्ड वहां पे लिख दिया है तो ये होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, करंट इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड वर्ड लिख दिया तो भाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड। ये आपके सिलेबस में इस साल है नहीं, लेकिन बहुत कॉमन सवाल था इससे पहले। अब आपको हो सकता है क्लॉक फेस रूल पूछ ले। ठीक है, चलो, that's all people, we are done with the 5 markers also. Now we are supposed to go for the 1 mark questions and this is going to be rapid fire. ठीक है, दे धनाधन रैपिड फायर होगा। अभी 5 सवाल टक 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 में पूछूंगा मैं, यहाँ पे सवाल पूछूंगा, जवाब वहां पे आ जाना चाहिए। आई विल नॉट गिव यू एनी एक्स्ट्रा टाइम, 10 सेकंड में दूंगा सवाल पूछने के बाद, जवाब वहां पे इतना स्पैम होना चाहिए कि भाई मजा आ जाए, यूट्यूब क्रैश हो जाना चाहिए, इतना स्पैम होना चाहिए। ठीक है, रेडी हो? चलो, आज हमने बहुत बेहतरीन सवाल कर लिए हैं, देखते हैं कि आप लोग एक माह में कितना फोड़ते हो, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है अभी से अक्सर रो देंगे फिर। चलो शुरू करें। ये रहा पहला सवाल। हाँ जी, इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू कंडक्टिंग वायर्स एट वेरी हाई वोल्टेजेस बिकॉज द पावर लॉसेस आर reduced to minimum. Signal of high voltage travel faster. High voltage can be stepped down to desired levels easily. None of these.
5 4 3 2 1। ऑप्शन ए बोला ना सबने ऑप्शन ए बोला ना। हाँ, द पावर लॉज आर रिड्यूस्ड टू मिनिमम, द एनर्जी लॉज इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम, दैट्स व्हाई वी यूज एसी। आगे बढ़ते हैं। A fuse should always be placed in the live wire of the main circuit, neutral wire of the main circuit, earth wire of the main circuit, both live and neutral wire of the main circuit. 5 4 3 2 1। हडिप्पा। सबने लाइव वायर बोला लाइव वायर सबने। हाँ भाई, लाइव वायर में लगाओगे ना। न्यूट्रल वायर में क्या करो, न्यूट्रल वायर तो भाई करंट वापस आती है घर से। अर्थ वायर में फ्यूज डाल के क्या, अर्थ वायर का कोई नहीं, 1 सेकंड लग जाए भाई, हद है। प्रिकॉशन में प्रिकॉशन लगाओगे। A current carrying conductor is held in exactly vertical direction, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर है, exactly vertical direction में रखा हुआ है, ठीक है। In order to produce a clockwise magnetic field around the conductor, the current should be passed in the conductor। अच्छा, अगर मुझे clockwise magnetic field चाहिए, ऐसे चाहिए magnetic field मेरे को, तो भाई current should be passed in the conductor from top towards bottom, from left towards right, from bottom towards top, from right towards left। मेरे ख्याल से इसका मैंने आपको शॉर्टकट भी दे दिया था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और मैंने आपको शॉर्टकट भी दे दिया था। क्या होगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज करंट है, स्कैन इस्तेमाल करो, स्कैन साउथ तो क्लॉकवाइज साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ शुड बी करेक्ट आंसर, टॉप बॉटम टुवर्ड्स बॉटम। परफेक्टली ऑसम पीपल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इन अ हाउस सर्किट लैंप्स आर यूज्ड इन पैरेलल, switches, fuses and circuit breakers should be placed in the neutral wire. An electric iron has its earth wire connected to the metal case to prevent the user receiving a shock. When connecting a 3-core cable to a 13 ampere 3-pin plug, red wire goes to the live pin. 5 4 3 2 1। हड़प्पा। Fuse, switches cannot be neutral wire, it has to be in live wire। अब स्विच को चीज तो ऑन है ना, लाइव वायर अगर आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया किसी चीज से तो ऑन हो गई वो। This is the last question today, it's my favorite. Circuit breaker device which can be used in place of fuse in domestic electrical circuit is called CBD, DCB, MCD, MCB। एक और है मेरे सामने CCD। ऑप्शन ए CBD, CCD, DCB, मैकडॉनल्ड्स, MCB। 5 4 3 2 1। Now you know it's MCB। बहुत फन सवाल था यार। तो इसी के साथ मेरे शेरों ये है आज का होमवर्क, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC करंट। मुझे बहुत मजा आया आज के सेशन में। आपको क्या क्या करना है बता देता हूं। होमवर्क का जवाब देना है आपको कमेंट्स में, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज आपको सेशन कैसा लगा। इमोजी डाल दो बस, मजा आ जाएगा, मैं सबको हार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पीपल। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेशन है नहीं स्पिनटेक्स का, बट समथिंग फन इज कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, आपके लिए हम फन कैसे नहीं कर सकते, है ना। अब आएगा ना मजा बिडो। देखो अब कैसे मैराथन आती है, कैसे अब दोबारा वी वॉर्स आता है, देखो कैसे रिवाइज इंडिया दोबारा आती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।